हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्स सीआरई का रिजल्ट, जो कि आ चुका है ऑलरेडी, बच्चे देख भी चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट अनाउंस हुआ, जैसे ही वो पीडीएफ सर्कुलेट हुई, उसके बाद बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के अंदर आ गया कि क्या मेरा सिलेक्शन हुआ, सर मेरा नाम क्यों नहीं आया इसमें, सर मेरा नाम तो आ गया लेकिन रैंक इतनी पीछे है, मैं क्या करूं, क्या मुझे जाना चाहिए इसके लिए, क्या मुझे इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सर सीट तो सिर्फ 169 है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सब कंफ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूं आप लोगों का, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एम्स सीआरई का कंप्लीट रिजल्ट एनालिसिस। मुद्दे की बातें करेंगे और ये चेक करेंगे कि किसके कितने चांसेस हैं, और उन बच्चों के लिए भी बात करूंगा मैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको मायूस नहीं बैठने दूंगा। उन सब के लिए भी खुशखबरी लेकर आया हूं, इसलिए पूरी वीडियो देखना, पूरी एनालिसिस देखना। हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है इस वीडियो में, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले मैं बहुत बेसिक की बात करूंगा कि जब एम्स सीआरई का नोटिफिकेशन आया, ब्रोशर आया, तो उस वक्त उन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी और अब वो रिजल्ट में क्या क्या चीजें नहीं दिखी। क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हैं, बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरा तो पेपर अच्छा हुआ था बट मेरा तो उसमें नाम ही नहीं है लिस्ट में। बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो बहुत बच्चों को नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी कंफ्यूजन है कि जब मैंने अपने मार्क्स चेक किए थे सर तब तो कुछ और दिख रहे थे, आज कुछ और है रिजल्ट में। ये सारी बातें करेंगे। मैं बात करूंगा यहां पर कि नेगेटिव मार्किंग जो उन्होंने अनाउंस की थी, 400 मार्क्स का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग उन्होंने बोला था कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और वैसा ही हुआ है। मुझे नहीं पता बच्चों को क्यों कंफ्यूजन है इस चीज को लेके कि मेरे नेगेटिव मार्किंग में -1 कटे हैं, ये कटे। देखो बच्चा, जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही नेगेटिव मार्किंग रही है। प्लस गलती कहां हुई है, गलती यहां हुई है। उन्होंने ये बोला था, अगर ये आपको दिख रहा होगा तो यहां पर उन्होंने ये बोला था कि द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, 400 का 40% मार्क्स, यानी कि 160 जो होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। किसके लिए? अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। 35 मार्क्स जो हैं वो ओबीसी के लिए, यानी कि अराउंड 140 के आसपास। देन 30% एससी एसटी के लिए, अराउंड 120 मार्क्स के आसपास। और 30% जो यानी कि फिर से 120 मार्क्स जो आउट ऑफ 400, ये क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने स्टार्टिंग में बोले थे कि जो बच्चा क्वालिफाई करेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर, उसके नंबर इस हिसाब से आने चाहिए, ठीक है बात। लेकिन जब हमने पीडीएफ को चेक किया, जब मैंने उन रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी सेग्रीगेट किया, तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं आपको दिखाऊंगा चीजें, ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। उसके बाद उन्होंने ये चीजें बताई कि अगर ऐसा होता है कि दो बच्चों के मार्क्स जो हैं वो सेम आते हैं, तो उनको किस हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगी, उनको किस हिसाब से उनकी रैंक डिसाइड होगी। उसके लिए भी उन्होंने बोला कि जो मान लो दो बच्चों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके पहले जो डोमेन के मार्क्स होंगे उनको देखा जाएगा। जिसके डोमेन में ज्यादा होंगे मार्क्स, यानी कि जो आपका फार्मेसी रिलेटेड जो एग्जाम हुआ था 75 मार्क्स का, उसमें ज्यादा होंगे मार्क्स, तो उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि उस वक्त भी दोनों के सेम मार्क्स हुए, तब क्या होगा? उस वक्त उन्होंने देखा कि उसके बाद जो उनका जनरल पार्ट होगा उसमें देखा जाएगा कि उसमें किसके ज्यादा मार्क्स हैं, या फिर उसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। देन अगर वैसा भी नहीं हुआ कि वहां भी सेम हो गए, तो उसके बाद यह देखा जाएगा कि नेगेटिव मार्क्स किसके ज्यादा हैं। जिसके नेगेटिव मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी रैंक पीछे चली जाएगी सेम मार्क्स होने के बाद। अगर फिर भी वहां पर भी सेम चीज हुई, वहां पर भी टाई हो गया, तो एज के हिसाब से रखी जाएंगी बातें। जो ज्यादा एज का होगा उसको हाईएस्ट रैंक पे रखा जाएगा जब सेम मार्क्स होंगे तो, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर है सभी को कि सेम मार्क्स के हिसाब से कैसे डिसाइड किया, ये कंफ्यूजन सबको दूर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर गड़बड़ कहां हुई है, यहां पर गड़बड़ कहां हुई है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे कि गड़बड़ कहां हुई। मैं आपको पीडीएफ खोल के दिखाता हूं, ओके। चलिए भाई 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको पीडीएफ खोल के देता हूं जरा, ठीक है। चलो यहां पर देखो मैंने क्या किया। पहले मैंने क्या किया, जितने भी आपके रैंक्स आए थे उन रैंक्स को मैंने क्या किया है कि एक जगह रैंक के हिसाब से अरेंज कर दिया, क्योंकि जो पीडीएफ मिली थी उसमें रैंक के हिसाब से अरेंज नहीं था। मैंने उनको पहले अरेंज किया सबको एक जगह, मैंने कैटेगरी वाइज यहां पे नहीं रखा है। इसमें
जो पहली रैंक है उसके हाईएस्ट मार्क्स आए 311, 400 में से जो पहली रैंक है उसके 311 हाईएस्ट मार्क्स आए। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने इन सब को देखा कि एक आखिरकार उन्होंने कितने बच्चों का सिलेक्शन किया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से बच्चा, अगर मैं इसको नीचे करता चला जाऊंगा तो यहां पर उन्होंने 317 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, जिसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन उस रिजल्ट के अंदर दिया कि उन्होंने 8 टाइम जो सीट्स दी थी, 169 जो सीट्स थी उसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दी और 8 की मल्टीप्लाई करने के बाद 317 जो बच्चे बैठ रहे थे उनको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन वो एक बात भूल गए यहां पर, जो उन्होंने स्टार्टिंग में वहां लिखा था कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, 35% होंगे, 30% होंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। ये बात कैसे पता चली हमको? ये बात हमको पता चली जब मैंने इनको कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रखा। तो यहां पर मैंने देखा कि अगर मैं देखूं अनरिजर्व कैटेगरी को, यहां पर अगर मैं नीचे जाता रहूं इसमें, ठीक है, अगर मैं इसमें नीचे जाता रहूंगा, ओके, ये देखो बच्चा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर मैं जाऊंगा, यहां पर सबसे ज्यादा तो उन्होंने ओबीसी के बच्चे सिलेक्ट किए हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये देखो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप इसको देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं, यहां पर जिसकी 317 रैंक है, जो कि यहां पर सबसे नीचे की रैंक है, उसके 120 मार्क्स हैं। अब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे स्टार्टिंग में? 160 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, अब ये ओबीसी की बात करूं, अगर मैं ओबीसी की, पहली बार आपको ऐसा दिखेगा बच्चा कि ये तो कुछ अलग ही चीज हो रखी है। ये देखिए ओबीसी का कितना है, जो सबसे ओबीसी के अंदर 1309 रैंक जिसकी है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, उसके 120 मार्क्स, यानी कि 120 मार्क्स से नीचे उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया बच्चे को। ठीक है, ओबीसी की रैंक भी कितनी है, यानी कि इसकी कट ऑफ अगर मैं देखूं क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से, अभी आगे की बात नहीं कर रहा, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, जो उन्होंने लिस्ट बनानी थी उसमें भी ओबीसी को भी उन्होंने 120 मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ रखी है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर एससी एसटी की, अगर मैं बात करूंगा जो कैटेगरी है हमारी, ईडब्ल्यूएस की भी बात करूंगा मैं आगे। ठीक है, चलो ये देखो यहां पर ये अनरिजर्व्ड हो गया, देन ये आ गया हमारा एससी एसटी। 127 मार्क्स लिए हैं एससी कैटेगरी के लिए उन्होंने, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम मार्क्स रखे हैं, एससी कैटेगरी के लिए 127 मार्क्स रखे हैं उन्होंने सिलेक्शन के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एसटी की, तो उसके अंदर भी 120 मार्क्स लिए हैं उन्होंने, एसटी के अंदर भी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी उन्होंने रखे हैं 120 मार्क्स। ठीक है, देखो एसटी के अंदर जो वहां पर जो लोएस्ट रैंक है 1315 रैंक जो है एसटी कैटेगरी की, उसके भी 120 मार्क्स हैं उसमें। दिख पा रहा है आपको? दिख पा रहा है बच्चा? जूम कर दिया मैंने इसको, 120 मार्क्स है उसके लिए भी, समझ गए? तो मुझे नहीं लगता यहां पर कि कुछ मार्क्स को लेकर उन्होंने कुछ सिलेक्शंस किए हैं। ठीक है, उन्होंने बस ये किया है कि यहां पर मुझे 1317 बच्चे चाहिए, जो पहले 1317 बच्चे आ जा रहे हैं उन्होंने उठा के उसकी लिस्ट बनाकर दे दी, ये उन्होंने किया है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको ये अगर चाहिए आपको ना, ये सारी कुछ अगर चाहिए तो आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है पीडब्ल्यू फार्मा, आप खुद भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम का, और उसके अलावा ऐप पर भी अवेलेबल होगा ये पीडीएफ दोनों। ठीक है, आप चाहो तो वहां से जा सकते हो उस पर। देन वापस आ जाते हैं बच्चे अपने उस पर। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन पर भी आएंगे, थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं, और एनालिसिस क्या की हमने। फिर जब मैंने इन सबको एक जगह रखा, रखने के बाद मैंने ये निकाला कि इन्होंने ओबीसी के बच्चे सबसे ज्यादा सेलेक्ट किए। अगर मैं आपको नंबर में बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर, अगर मैं आपको नंबर में बताऊं बच्चा, तो यहां पर जो ओबीसी के बच्चे हैं 1317 हमारे टोटल बच्चे हैं, 1317 बच्चे टोटल सेलेक्ट हुए। ओबीसी के जो हैं वो अराउंड 478 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए, 478। अगर मैं बात करूं एसटी की, तो उसके अराउंड उन्होंने बच्चे सेलेक्ट किए हैं 133। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं वो किए हैं ऑलमोस्ट 365 366 ऐसे कुछ सेलेक्ट किए हैं उन्होंने। ठीक है, एससी के अराउंड यहां पर 198 के आसपास सेलेक्ट किए हैं उन्होंने, यहां पर सॉरी 198 इसके सेलेक्ट किए ईडब्ल्यूएस के, और इसके अराउंड सेलेक्ट किए 235 234 ऐसे कुछ बच्चे सेलेक्ट किए उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वहां पर एमसीआरई के लिए, जिनका लिस्ट में नाम है। ठीक है, आप चाहो तो ये जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें अपना नाम देख सकते हैं, फिर से आप वेरीफाई कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, चलो अब जो बच्चों का क्वेश्चन है
बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर मेरी रैंक अच्छी नहीं आई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सर 169 सीट्स है एलोपैथिक के लिए, ठीक है, और मेरी जो रैंक आई है वो अराउंड आई है 300, या फिर मेरी जो रैंक आई है सर वो आई है 478 या 500, ऐसी रैंक आई है सर। तो क्या मुझे जाना चाहिए उसके लिए? उसके बारे में भी बात करेंगे अभी कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और किस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस सेट करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं यहां पर, ये आपके अलग अलग एम्स के अंदर, चाहे वो एसआईसी की वैकेंसीज हो या एम्स की फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो, वो ये वैकेंसीज हैं आपकी, ठीक है। आप चाहो तो इसको अच्छे से देखो पहले कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, आपको कौन से एम्स के अंदर जाना है, कौन सा एम्स आपकी प्रायोरिटी पहले रहना चाहिए, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है आपकी, कैटेगरी के हिसाब से भी ये भाई ये काम आपको करना पड़ेगा। ये कैसे करना पड़ेगा आपको कि अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपने इसमें से बहुत सारे बच्चे कैसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एम्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट, बट उनकी जो लोकेशन है वो उनके होम टाउन से अलग है, और वो ये चाहते हैं कि इस बार बंपर वैकेंसीज निकली हैं तो क्यों ना मैं अपने होम टाउन में जाकर काम कर लूं, इसलिए उन्होंने फॉर्म फिल किया, इसीलिए उन्होंने फॉर्म फिल किया, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जो कि जब उनको ये देखेगा कि मुझे अपना होम टाउन नहीं मिलने वाला है तो मैं जहां जॉब कर रहा हूं ऑलरेडी, मैं क्यों जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो रैंक उन्होंने दी है वो उसमें से कुछ बच्चे अलग हो जाएंगे, साइड हट जाएंगे, ये पहली चीज हो गई। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं होंगे जब उनका डीवी होगा। डीवी क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, जब उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो उन बच्चों को छांट दिया जाएगा अलग, वो बाहर निकल जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चों का, ये देख लेना आपने, ठीक है, जिन बच्चों का एम है कि वो एम्स दिल्ली में ही जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, या फिर एम्स रायपुर में ही जाएंगे, नहीं जाएंगे, जो भी चीजें हैं उनकी, ठीक है, तो उसके बाद वो सिलेक्शंस नहीं लेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि सही से प्रेफरेंस नहीं भर पाएंगे। मैं यहां पे बता देता हूं, बच्चों को प्रेफरेंस बहुत सही से भरनी है, बताऊंगा अभी कैसे करनी है पहले, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एग्जाम टाइम पास करने के लिए दिया था। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी और के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे बट इस एग्जाम को बस देकर आ गए, इसीलिए उन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है ताकि वो जो फर्स्ट राउंड में जाएं, प्रेफरेंसेस भर के बच्चे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, उनको जब कॉल होगी तो उसके हिसाब से उनके पास बच्चे कम ना रह जाएं, ठीक है। ऐसा ही होता है हमेशा एग्जाम्स के अंदर, कोई नई चीज नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 169 सीट्स थी, 169 का सिलेक्शन कर लिया, अब क्या होगा कि अब वो आधे बच्चे पहुंचे, आधे बच्चे नहीं पहुंचे, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, इसीलिए ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा मत सोचो कि आपकी रैंक अगर 300-400 है तो आपका नंबर नहीं आएगा, किस्मत की बात है गुरु, आ भी सकता है नंबर आपका, ठीक है। आपके आगे वाले हो सकता है कि वो कॉलेज जो चूज कर रहे हैं वो कॉलेज ना उनको पसंद आए, तो हो सकता है कि आपको कॉल आ जाए कि हाँ आप आ जाइए, इसलिए छोड़ना तो नहीं है। आपको जो अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है अगर आपका क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम है तो, ठीक है। चलो अब प्रेफरेंस कैसे भरनी है, प्रेफरेंस कैसे भरनी है, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, जब प्रेफरेंस फिल करते रहोगे उस टाइम पर याद रखना कि जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, सीट्स ज्यादा हैं जहां, वो उसको पहले भरना, जहां सबसे ज्यादा नंबर। आप ये मत सोचना कि मुझे तो ये नहीं मिलेगा, मुझे तो वो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है आपके हाथ में। अगर मान लो आपने कोई जहां पर एक सीट है उसका भर दिया प्रेफरेंस पहले पे ही, वहां आपको नहीं मिला, आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई, बस समझ रहे हो। तो आपको ऐसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स को देखना है कहां ज्यादा है, ठीक है। इसमें नहीं मिला, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिला, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिला, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिला, इसमें मिलेगा। आपने एक ही भर के छोड़ दिया, अगर उसमें नहीं मिला आपकी फाइल खत्म। ऐसा नहीं करना है, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको रखना है, और जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको पहले रखना है, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, इस तरीके से रखते हो जाना। अगर आप अडिग हो इस चीज पर कि नहीं मुझे तो सिर्फ यही चाहिए वरना मैं नहीं लूंगा, तो फिर आप उसी को भर के छोड़ दीजिएगा, उसमें फिर कुछ नहीं कर सकता कोई भी।
क्लियर बात, कंफ्यूजन दूर हुए आपके। उसके अलावा जिन बच्चों का इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, बच्चा मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने मेहनत करी, होता है कई बार कि मेहनत का फल जो नहीं मिलता, कुछ और बेटर मिल सकता है आपको, और उसी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, आरआरबी फार्मासिस्ट उनमें से एक है बड़ी वैकेंसी। देन अभी रिसेंटली ही कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आने वाली हैं। तो ये जो मेहनत है वो मेहनत आपकी खराब नहीं जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कम से कम 2 या 3 ऑफर लेटर हों दिसंबर तक। तो इसलिए जो मेहनत कर रहे थे उसको लगातार करते रहो, और जैसे जैसे वैकेंसीज आती रहे अप्लाई करते रहो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी मेहनत फेल नहीं जाएगी, और आपको सिलेक्शन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तक मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो से कंफ्यूजन जो था आपका एमसीआरई को लेके वो दूर हुआ होगा, और आगे आप अच्छे से प्रेफरेंस को फिल करेंगे और एक अच्छी जगह जॉब लेंगे। थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।